हेलो स्टूडेंट, आपकी आगामी परीक्षाओं को लेकर हमारी जो यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आज का प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के हमने तैयार किया है। तो इसमें हमने वो पैटर्न अपनाया है, आपने देखा होगा पुराने पेपरों में भी, जो आपका यूके ट्रिपल एससी हाल फिलहाल आपके लिए पेपर तैयार कर रहा है। क्योंकि आगामी आपकी जो परीक्षाएं हैं, एक तो पटवारी री एग्जाम होना है और दूसरा आपका जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम होना है, उसको लेकर के विशेष हमारा ये जो सीरीज है वो फोकस्ड है, ताकि आप आने वाले समय में अपनी जो परीक्षा है उसकी एक जो तकनीक है उसे समझ सकें कि आपके परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र बनाए जा रहे हैं कैसे बनाए जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान देने योग्य बात है। क्योंकि पढ़ाई करने के अलावा एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि उस पढ़ाई को आप लोग टेस्ट भी करते रहें कि वो पढ़ाई आपकी कारगर हो रही है या नहीं हो रही है। आपने बहुत कुछ पढ़ दिया, लेकिन इस एग्जाम में टेस्ट पेपर इस तरीके से बना रहा है कि आप पढ़े हुए में ही आपको फंसा दे रहा है। तो उनसे कैसे पार पाना है, इसके लिए आपको जो पुराने पेपर हैं, आपके यूके ट्रिपल एससी ने हाल फिलहाल जो 5-7 परीक्षाएं करा रखी हैं यूके ट्रिपल एससी की, वो 5-7 परीक्षाओं के पेपर आप जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि उसमें जो पैटर्न है आप उसी पैटर्न को फॉलो करें। वो जो सीधे सीधे क्वेश्चन वाला तरीका है जो यूके ट्रिपल एससी ने नहीं अपनाया है, आप लोग प्रैक्टिस भी अपनी वैसे ही करें। एक आध मतलब 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में हो सकती हैं 20-25 ऐसी चीजें हों, लेकिन अगर आप टेस्ट दे रहे हैं कहीं भी या किसी की भी टेस्ट सीरीज खरीद रहे हैं, अगर वो वर्तमान पैटर्न पर नहीं है, कूटबद्ध कूटवाचन और आपके सुमेलित करने वाले कथन कारण वाले क्वेश्चनों को बनाने के और असत्य सत्य पहचानने वाले इस तरीके से नहीं बना है पेपर, तो आप अपने तरीकों को चेंज कर दीजिए। क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा, आपको टॉपिक में आते हुए आप मात खा जाओगे अगर आप नए पैटर्न पर तैयारी नहीं करोगे तो। और आपको पता है 2-4-5 नंबर तो बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देते हैं, क्योंकि मेरिट कम जाती है तो डिफरेंसेस बहुत घट जाते हैं। अगर आपकी 65 में मेरिट होती है तो आपके डिफरेंस आधा नंबर 1 नंबर इसमें बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 80 नंबर मेरिट होती है तो वहां पर डिफरेंस आप देखोगे कि बहुत क्या होते हैं, दूर दूर भी होते हैं। 80-85 ऐसे मेरिट होती है तो सरल पेपर में। तो आप लोगों के लिए अब वो जमाना नहीं रहा कि आप लोग सीधे सीधे प्रश्न पढ़ते थे और उसका सीधे आप उत्तर देते थे। आप लोगों को अब पूरा डेप्थ में पढ़ाई करनी होगी, और ये तभी समझ आएगा जब आप इस तरीके के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस में लाओगे, अपना जिसका अभ्यास करोगे, तभी जाकर के आप लोगों को इसमें सक्सेस मिल सकती है। तो आप इस जो आपके पैटर्न है, हमारे जीएस के क्वेश्चन आप देखिए, फिर उसके बाद हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमें आपको हमारे जो क्वेश्चन पेपर हैं वो कैसे लग रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा से संबंधित असत्य कथनों पर चयन करें। अब आपको आज तक जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती या कितने राज्यों से होकर के गुजरती थी, एक कॉमन क्वेश्चन था जो कई बार आपके पूछा जा चुका है, सालों से पूछा जा रहा है। अब कर्क रेखा पूछेगा तो उसके विभिन्न फैक्ट पूछेगा। तो देखो, भारत में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो कर्क रेखा की कुल लंबाई है 3214 किलोमीटर। जितना भारत की चौड़ाई है क्षेत्रफल के हिसाब से, उतनी ही इसकी लंबाई है। राजस्थान राज्य से में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। नहीं, 8 राज्यों में सबसे ज्यादा लंबाई कर्क रेखा की मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी माही नदी है। माही नदी जो मध्य प्रदेश के आपके जो विंध्याचल पर्वतमाला है उसके उत्तर पश्चिमी ढलान से निकलती है, एक बार ऊपर राजस्थान की तरफ जाती है, फिर वापस आपके गुजरात में ही आती है। तो ये जो माही नदी है ये 2 बार काटती है कर्क रेखा को भारत में। ठीक है, भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, ये आपके माही नदी जो भारत में काटती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। सभी कथन सत्य नहीं है, बल्कि कथन भी असत्य है। इसका मतलब असत्य कथन, मतलब इसमें कौन हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अब आपके क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा करके पूछे जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा जानकारी उसी हिसाब से होनी चाहिए। अर्पानेट क्या है? अर्पानेट विश्व का पहला वैन था, वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब बड़े क्षेत्रफल पर इंटरनेट का पहला आविष्कार इसी अर्पानेट के थ्रू हुआ था। जो आपके अर्पानेट का फुल फॉर्म है, देखो, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये अर्पानेट यानी कि जो आपके यूएस की सेना के लिए तैयार किया गया एक नेटवर्किंग था, जिसमें वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग की एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अर्पा द्वारा 1960 के दशक में विकसित किया गया था। यह पहला वाइड एरिया नेटवर्क था और आधुनिक इंटरनेट का अग्रदूत कहलाता है। मतलब दुनिया में पहला इंटरनेट अर्पानेट ही था, इसीलिए इसे विश्व का पहला वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा, राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तो है पाकिस्तान के साथ। गुजरात की पाकिस्तान के साथ भूमध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है, और ये अरब सागर में समुद्री तट भी बनाता है। तो ये हो गया। मिजोरम की सीमा तो है, मिजोरम क्योंकि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, मिजोरम आपका म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, परंतु ये समुद्र में सीमा नहीं बनाता। मिजोरम की पूर्वी सीमा आपके जो अराकोन यामा है उसके द्वारा भूटान के साथ म्यांमार के साथ बनती है, ठीक है, जिसे कभी वर्मा कहा जाता था, लेकिन ये किसी समुद्र तटीय सीमा नहीं बनाता। पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की समुद्री सीमा तो बंगाल की खाड़ी में लगती है और अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इसमें 2 और 4 सही है, 2 और 4, तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्षेत्र है, बीमा क्षेत्र के निजीकरण के लिए किस समिति का गठन किया गया था? बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देने हेतु मल्होत्रा कमेटी का गठन किया गया था। डी, मल्होत्रा कमेटी। इसी ने सुझाव दिया था कि बीमा क्षेत्र में केवल जनरल इंश्योरेंस और आपका जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 2 ही कंपनियां होती थी 1991 तक। इन्हीं दोनों का वर्चस्व होता था। जीवन बीमा केवल जीवन बीमा कंपनी कर सकती थी, भारत सरकार की पूर्णतः राष्ट्रीयकृत थी, और जो सामान्य बीमा था वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी कर सकती थी, वो भी भारत सरकार थी 1972 में स्थापित हुई थी। और जो LIC है वो 1956 में विभिन्न अंग्रेजों की जो प्राइवेट बीमा कंपनियां थी सबको खरीद करके भारत सरकार ने उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया था। सारा पैसा सरकार ने लगा करके उसे खरीद लिया था। तो 2 ही कंपनियां होती थी। तो इन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए, बीमा क्षेत्र को और व्यापक बनाने के लिए और देश में पूंजी बाजार का विस्तार करने के लिए बीमा क्षेत्र में निजी सेक्टर को प्रवेश देना जरूरी है। और इन सब के लिए एक बात और है कि इसमें कहीं क्या आ जाए, बाजार में विसंगतियां ना आ जाए, लोगों के साथ ठगी ना हो, तो इसके लिए बीमा का एक नियामक प्राधिकरण बनाना भी जरूरी है। और इसी सिफारिशों पर आपके IRDA की स्थापना हुई थी। 1999 में हो गई थी, 2000 से IRDA ने काम करना शुरू कर दिया, जिसे आप क्या बोलते हो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब IRDA 1999 में गठित हो गया था। वर्ष 2000 से इसने काम करना शुरू कर दिया। IRDA जिसे बोलते हैं, ये पूरे बीमा बाजार की नियामक है और इसका पूरा काम है पूरे बीमा बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कराना और कंपनियों के जो आपके क्या है शोषणकारी प्रवृत्तियां हैं उन पर रोक लगा करके जनता के हितों का संरक्षण करा, जो भी बीमा क्या है आपके क्षेत्र में। क्योंकि आपने देखा होगा बीमा बाजार में क्या होता है कि जो बीमा बेचने वाले लोग होते हैं वो कई बार मिसगाइड कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो आजकल IRDA के रेगुलेशन है, आप किसी भी बीमा को खरीदते हैं तो उस बीमा में पीछे पूरे बॉन्ड में आपके छोटे छोटे अक्षरों में पूरी टर्म एंड कंडीशन आजकल प्रकाशित करनी अनिवार्य हो गई है। IRDA के रूल रेगुलेशन है, ताकि ग्राहकों के साथ ठगी ना हो। क्योंकि बीमा बेचते समय एक्चुअल में जो सेल्स पर्सन होता है वो कई ऐसी चीजें बताता है जो उस बीमा के आपके जो पॉलिसी होती है उस पॉलिसी में होती नहीं है। इसीलिए IRDA इसको लेकर के आया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 को किसने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? 32 को, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा BR अम्बेडकर ने कहा था। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मौलिक अधिकार का संरक्षक तो है ही सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कब है? जब वो इसके द्वारा रिट जारी करके मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान कर सके। इसीलिए ये मौलिक अधिकार तब आपके बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब उसे न्यायालयी संरक्षण प्राप्त हो जाता है अनुच्छेद 32 के द्वारा। इसीलिए इसे भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 दिया गया डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। ये जाने माने आपके भारत के एक जाने माने आपके भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो विदेशों में भारत के बहुत बड़े नाम के रूप में जाने जाते हैं। 2025 में भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन किया गया। 2025 में 27 व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। यह दिवस महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के उपलक्ष्य में, जब 1915 में आपके 9 और 10 जनवरी को महात्मा गांधी भारत पहुंचे थे, 9 जनवरी के दिन भारत की भूमि पर, तो 20 साल के प्रवास के बाद अफ्रीका से, तो उसी उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और अब ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस था। तो इसमें जो भारतीय मूल के लोग विदेशों में रह रहे हैं
उनको बुला करके उन्हें सम्मानित किया जाता है उनके वैश्विक स्तर पर योगदान के लिए, क्योंकि उन लोगों ने कहीं ना कहीं भारत का नाम पूरी दुनिया के सामने किसी न किसी क्षेत्र में ऊंचा किया होता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI, ग्लोबल टूरिज्म क्या है, टेररिस्ट इंडेक्स, ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स 2025 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? अब मतलब दुनिया भर में आतंकवाद में कौन से देश की स्थिति क्या है, इसको लेकर के जो आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस है, ये आपके GTI को जारी कर रहा है 2025, इसी ने जारी किया है। इसमें देख लो जो आपके आतंकवाद के मामले में सबसे ऊपर देश है इस सूचकांक में, शीर्ष 4 में क्रम से बुर्किना फासो, दुनिया में सबसे ज्यादा आतंक बुर्किना फासो में, क्योंकि इसमें सबसे ऊपर रहने का मतलब है सबसे खराब स्थिति। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तरह नहीं कि ऊपर है तो आपकी स्थिति अच्छी है, इसका मतलब नंबर 1 है तो सबसे ज्यादा आतंकवाद है। उसके बाद पाकिस्तान है दूसरे नंबर पर, तीसरे में सीरिया, चौथे में माली, ठीक है, और इंडिया का सूचकांक 14वें। तो बहुत अच्छी स्थिति आतंकवाद के मामले में इंडिया की भी नहीं है, जबकि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की स्थिति हमसे 3 गुना बेहतर है आतंकवाद के मामले में, और जो क्या बोलते हैं चीन है उसकी 4 गुना बेहतर है। हम 14वें स्थान पर है दुनिया में, 14वां सबसे ज्यादा टेररिस्ट यानी कि आतंकवाद से पीड़ित देश हमारा भारत है। तो ये एक इंडेक्स की स्थिति भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? मोडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, गलत है, हार्डवेयर है मोडेम। मोडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है, नहीं, इसका वोल्टेज या विद्युत उससे कोई लेना देना नहीं होता। मोडेम प्रचालक तंत्र होता है, नहीं, ये आपका प्रोसेसर नहीं है। मोडेम एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, तार से जो एनालॉग सिग्नल आता है कंप्यूटर को उसे डिजिटल सिग्नल में बदल के देता है, और कंप्यूटर से जो वापस ही डिजिटल सिग्नल जाता है उसे पुनः तार में जाने के लिए एनालॉग बनाता है। इसीलिए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर को ही क्या बोलते हैं, संक्षिप्त रूप से मोडेम बोलते हैं। तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में पहला परीक्षण किया था। वर्ष 1974 में राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। इसके सफल परमाणु बम परीक्षण का कोड स्माइलिंग बुद्धा था, क्योंकि हमारा परमाणु बम हासिल करने का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा था, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना। अंतरराष्ट्रीय शांति का प्रतीक है महात्मा बुद्ध का, स्माइलिंग बुद्धा का जो स्टैचू है उसे शांति का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए हमने इसको नाम यही दिया था। क्योंकि इस ऑपरेशन को पूरा रॉ संचालित कर रहा था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे बोलते हैं, भारत की विदेशों में जो खुफिया एजेंसी है, और APJ अब्दुल कलाम की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 1974 में जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी तो उनके नेतृत्व में ही ये आपका APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ही हमने परमाणु शक्ति हासिल करी थी पोखरण में। भारत में पहला सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में पहला सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में लागू किया गया था। IT एक्ट बोलते हैं इसे, IT एक्ट, ये सबसे पहले 2000 सन में आया भारत का, क्योंकि देश में बढ़ते हुए आपके इंटरनेट के जो आपके प्रभाव है उसको देखते हुए लाया गया। तो भारत में जितना भी डिजिटलाइजेशन होता है वो पूरा का पूरा इसी कानून के तहत नियंत्रित होता है। हालांकि IT एक्ट की संशोधित जो आपका वर्ष है 2008 में एक और एक्ट लाया गया, लेकिन IT एक्ट में आपको पता है इंटरनेट में रोज गतिविधियां चेंज होती हैं, शब्दावलियां चेंज होती हैं, तो उसके हिसाब से ये भी बहुत पुराने हो चुके हैं। एक नए IT एक्ट की भारत को जरूरत है, लेकिन अभी तक हमारा जो बेस है, जो हमारा पूरा डिजिटल दुनिया चल रही है भारत में, उसको नियंत्रित इसी अधिनियम के द्वारा किया जाता है, IT एक्ट 2000 के द्वारा। ये हमारा टेस्ट सीरीज है। आप हमारे ऐप SS स्टडी ऐप को हमारे जो आपका प्ले स्टोर होता है मोबाइल में, एंड्रॉइड फोन में, वहां से SS स्टडी इसी लोगों में होगा SS स्टडी, इसे डाउनलोड कर लें और वहां से अगर आपको भविष्य में कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए होगी तो आप वहां से उसे परचेज कर सकते हैं। वर्तमान में हमारी संयुक्त स्नातक स्तरीय जो पटवारी BPDO वाली परीक्षा है उसकी टेस्ट सीरीज उसमें पड़ी हुई है। 20 पूरे क्वेश्चन है जो आपके 100 नंबर के हैं, और हर क्वेश्चन पेपर में आपका GS GK का जो अनुपात UK SSSC रखता है, जिस तरीके से क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग की गई है उसी में पूरा ये परीक्षा है। और अगर आपको एंड्रॉइड या लैपटॉप में ये संचालित करना है तो आप हमारे इस नंबर पर, ये जो दूसरा नंबर दिया है 565 वाला, इसमें आप संपर्क करें। आपको इसके लिए एक लिंक दे दिया जाएगा जिससे आप एंड्रॉइड और आपके आईफोन में भी इस ऐप को चला सकते हैं। एंड्रॉइड में तो चलता ही है और ऑर्नी में भी चलता है, लेकिन उसकी प्रोसेस थोड़ा अलग है। इसमें संपर्क करें। और यदि आपको टेस्ट सीरीज को लेकर के कोई क्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पर, जो मेरा पर्सनल नंबर है 444 वाला लास्ट में, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस मतलब हमारे देश में जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उन्हें संचालित किया जा रहा है, उसका क्या है, आधार ढांचा उपलब्ध कराता है। तो आईटी एक्ट 2000, इसकी मैंने अभी बात करी थी आपसे कि आईटी एक्ट 2000 के द्वारा ही पूरा का पूरा हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा संसार है, इंटरनेट का जो पूरी दुनिया है, उसमें जो भी नियम कानून है वो आईटी एक्ट की धाराओं के तहत ही बने हुए हैं। तो ई गवर्नेंस इसी का एक आधार है और इसी नियम बनने के बाद ही भारत ने 2001 में ई गवर्नेंस शुरू की थी और देश में पहला राज्य ई गवर्नेंस लागू करने वाला आंध्र प्रदेश बना था, जिसने 2001 में ही ई गवर्नेंस शुरू कर दी थी, यानी कि सरकारी सेवाएं किसके माध्यम से, इंटरनेट और कंप्यूटरीकरण के माध्यम से करना शुरू कर दिया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य विकल्प का चयन कीजिए। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल घोषित किया गया है, बिल्कुल सही है। पूर्ण डिजिटल साक्षर मतलब कंप्यूटर जानने वाला राज्य। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा है, बिल्कुल सही है। इसे पूरी तरीके से सोलर लाइट पर, वहां पर जितनी भी आपके चीजें होती हैं उसमें सब सोलर लाइट का ही, सोलर एनर्जी का ही उपयोग किया जा रहा है। हाल ही में नारी अदालत की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। गुजरात नहीं है, नारी अदालत शुरू हुई है सिक्किम, नारी अदालत शुरू हुई है सिक्किम में। तो इसमें से 1 और 2 सही है और 3 गलत है। तो इसमें से हमें चयन करना है असत्य विकल्प का। तो इसमें केवल 3 ही असत्य है, केवल 3 असत्य है। बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1956 पारित किया गया, 1856 में, सॉरी 1856 में, आपके जब लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर बना, उसके बाद तो वाइसरॉय हो गया 1857 की क्रांति के बाद, तो उसी ने लेकर आया था। लेकिन इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, क्योंकि 1829 में सती प्रथा के अंत के बाद महिलाओं को सती बनाने से तो रोका जा रहा था, लेकिन उसके बाद उनकी दशाएं और खराब हो गई थी क्योंकि वो विधवाओं को हमारे समाज में एक्सेप्टेंस नहीं थी। और दूसरी बात, अगर कोई किसी विधवा से विवाह कर ले तो उसका विवाह जायज नहीं माना जाएगा। उससे अगर कोई संतान उत्पन्न होगी तो उस संतान को आपके संपत्ति आदि में, उत्तराधिकार में कोई हक प्राप्त नहीं होगा। आपके उत्तराखंड में पिछले किसी परीक्षा में पूछा था कि इसमें से आपके ढटवा किसे कहा जाता है? ढटवा यही होता था, अगर किसी व्यक्ति ने किसी विधवा से विवाह कर लिया है तो उससे होने वाली संतान को सामाजिक, आर्थिक और उत्तराधिकार किसी भी तरह की स्वीकृति नहीं थी, इसलिए उसे ढटवा कहा जाता था। ढटवा संतान मतलब कैसा? नाजायज, यानी कि औरज संतान कहा जाता था। 1858 में जब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ तो कानूनन ये मान्यता मिल गई कि विधवा का पुनर्विवाह भी उसी तरीके से आपका मान्य होगा जिस तरीके से एक सामान्य विवाह होता है, और इस विवाह में आपके जो भी संतति उत्पन्न होगी विवाह के बाद, उस संतति को सारे अधिकार यथावत प्राप्त होंगे जो एक सामान्य जायज संतान को होते हैं। तो विधवा पुनर्विवाह ने बहुत हद तक आपके सती प्रथा के कारण उत्पन्न हुई दूसरी समस्या को समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि तब बाल विवाह होते थे और भारत में अभी बाल विवाह एक्ट भी नहीं आया है, वो तो 1872 में आएगा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहा जाता है। तब 14 साल महिलाओं की न्यूनतम आयु विवाह के लिए तय की गई, उससे पहले उससे भी कम आयु में हो जाते थे। जब विधवा का सही मायने भी पता नहीं था तब लड़कियां विधवा हो जाती थी और उनका पूरा जीवन वैसा ही रहता था। उनको आपके बहुत हद तक इस अधिनियम ने राहत दिलाई और पुनर्विवाह करने का रास्ता खोजा और लीगल पुनर्विवाह आरंभ हुए विधवा पुनर्विवाह एक्ट के तहत। ये राजा राममोहन राय ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत में महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी राजा राममोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने 35 स्कूल खुलवाए थे बालिकाओं के लिए। यहीं से भारत में एक तरीके से महिला शिक्षा को सुदृढ़ता मिलनी शुरू हुई। आरंभ में तो ईसाई मिशनरियों ने करा था 1820 में, उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर और उसके बाद गोविंद महादेव रानाडे, डीके कर्वे, इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारत में स्त्री शिक्षा को मजबूत करने में। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी न्यायालयों में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी बना दिया। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हिंदू पुनर्विवाह का मसौदा तैयार हुआ था, लेकिन लागू लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम को 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन के बाद पहला बड़ा सामाजिक सुधार माना गया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम के सबसे बड़े प्रचारकों में से एक बने। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें कुछ वास्तविक नाम और कुछ लोकप्रिय नाम है। तो मूल शंकर आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम था। इनके जब गुरु आपके से इन्होंने दक्षिणा ली तो उसके बाद इनका नाम
स्वामी दयानंद हुआ। नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद का नाम है, क्योंकि वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ ही था। जो आपका महाराजा खेतड़ी थे अजीत सिंह, उन्होंने जब स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में जा रहे थे तो उससे पहले महाराजा खेतड़ी अजीत सिंह ने उन्हें स्वामी विवेकानंद नाम दिया। गदाधर सिंह चट्टोपाध्याय, ये स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनका वास्तविक नाम था। और मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, ये निवेदिता थी, सिस्टर निवेदिता, जिसने स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के बाद रामकृष्ण मिशन की जिम्मेदारी संभाली थी, क्योंकि जब स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई तो उसके बाद सिस्टर निवेदिता ही रामकृष्ण परमहंस की जो रामकृष्ण मिशन है जो उसकी प्रमुख बनी थी। तो ये इनके मूल नाम है। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो इसका डी सही आंसर होगा। ये स्पष्टीकरण भी है, देखो तथ्य है कुछ। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक और एक प्रमुख हिंदू धर्म सुधारक रहे, जिन्हें वैदिक शिक्षाओं के पुनरुद्धार की वकालत की। वेदांत योग जैसे भारतीय दर्शन को पश्चिम देशों में फैलाने का श्रेय विश्व धर्म सम्मेलन को प्रतिनिधित्व देने के कारण स्वामी विवेकानंद को दिया जाता है। उपरोक्त व्यक्तियों ने भारत और विदेशों में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों का आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सभी लोग भारत में पुनर्जागरण के बहुत महत्वपूर्ण पुरोधा रहे हैं, सारे के सारे। वेद समाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वेद समाज 1860 में स्थापित हुआ था, बिल्कुल गलत है। यह 1864 में स्थापित हुआ। और वेद समाज को दक्षिण का ब्रह्म समाज कहा जाता है। आचार्य केशव चंद्र सेन की आपके प्रभाव के कारण ही वेद समाज की स्थापना हुई थी दक्षिण में। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था, बिल्कुल सही है। जाति भेद को खत्म करने के लिए काम किया, यह भी सही है। इसके सदस्य एक ईश्वर पर विश्वास रखते थे, एक ईश्वरवादी है पूरा का पूरा आपका ब्रह्म समाज। तो ये आपका 2 3 और 4 सही है, और पहला सत्य नहीं है, ए सत्य नहीं है। तो इसमें केवल ए सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ये, ए सत्य नहीं है। तो इसके फैक्ट देख लो, कुछ लिखे हैं। ब्रह्म समाज एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, वेद समाज एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना 1864 में मद्रास में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हुई थी। इसे दक्षिण का क्या बोलते हैं, ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है? स्वर्णिम त्रिभुज बोलते हैं समानता, स्वतंत्रता और जीवन जीने का मौलिक अधिकार। 14 समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता। 19 स्वतंत्रता का अधिकार, और 20 जीवन जीने का मौलिक अधिकार। इन तीनों को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेदों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल में विचार करें और उन्हें कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। बालाजी विश्वनाथ, सबसे पहले पेशवा तो यही बने थे, बालाजी विश्वनाथ एक होगा। इसके बाद बाजीराव प्रथम, इन्हीं के बेटे थे, योग्य पिता की योग्य संतान कहा था पेशवा, साहू ने इन्हें। इसके बाद बने थे माधव राव। कौन बने थे? माधव राव। 4 बाजीराव प्रथम के बाद आपका बालाजी बाजीराव बने थे, फिर माधव राव बने। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद जब आपके बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई नाना साहब की, तो फिर बने थे आपके माधव राव, फिर बने माधव नारायण राव, यानी कि इनका पूरा नाम माधव नारायण राव था। 3, तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, तो इसका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? कोई भी उत्पाद जो पर्यावरण के महत्व को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया हो, यानी कि इको फ्रेंडली हो, उस उत्पाद को इको मार्क मिल जाता है, ताकि जनता समझ सके कि इसको बनाने में पर्यावरण की बिल्कुल भी क्षति नहीं हुई है, जिसे जीईपी बोलते हैं, ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट। इसी का आधार है वो, ठीक है, कि हमारे अधिकतर चीजें आज बाजारवाद के कारण ही हमारे पास अधिकतर प्रोडक्ट आते हैं, और अधिकतर प्रोडक्टों के कारण ही हमारे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हो रही है, प्रदूषण जैसी समस्याएं हो रही हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, उनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है, उन्हें हम इको मार्क प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार, कौन सा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। इसमें संविधान संशोधन विधेयक के लिए विशेष बहुमत होना जरूरी है, क्योंकि जो आपके साधारण बहुमत से होने वाले संविधान संशोधन है, उन्हें संविधान संशोधन माना ही नहीं जाता है।
और सर्वोच्च न्यायालय में और इसमें संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया जा सकता है, ये भी एक शर्त है, इसलिए अलग अलग लिखा है। 108 में जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति को, वो नहीं बुला सकता इस विधेयक में। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ। संविधान के मौलिक जैसे ही आपका मामला किसका होगा, हमारे संविधान की व्याख्या का मामला होगा, तो कम से कम 5 लोगों की खंडपीठ होनी चाहिए, 5 जज होने चाहिए, और उसमें भी कोरम सिस्टम है। अगर 5 में से एक भी कम है तो नहीं होगी सुनवाई, 5 पूरे होने चाहिए। और जाकिर हुसैन भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे, ये गलत है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे, फिर बाद में राष्ट्रपति भी बने। तो कौन सा सही नहीं है, तो केवल 3 सही नहीं है, बाकी पहले 2 सही हैं, तो इसका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? जेंडर बजटिंग शुरू हुआ था भारत में 2005-6 में, जेंडर बजट शुरू किया था 2005-6 में। जेंडर बजट बनाने का उद्देश्य भारत की महिला आबादी को ध्यान में रखा जाना था, उनको ध्यान में रख करके ही आपका क्या बजट तैयार किया जाए, इसको लेकर के आपका क्या किया गया था, ये जेंडर बजट की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2005-6 के जो केंद्र सरकार का फाइनेंशियल ईयर का बजट था उसमें आपका शुरू किया गया था। जेंडर मतलब जिसमें हर वर्ग, महिला वर्ग को खासकर ध्यान में रखा जाए। तो ये 20 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।